हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के आरबीएसई बोर्ड ने अकाउंटेंसी के लिए जो मॉडल पेपर पब्लिश किया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, उस मॉडल टेस्ट पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, आपकी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए हम एक क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स के 2008 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस आरबीएसई ने क्लास 12th के फाइनल एग्जामिनेशन में पूछे हैं, सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ इस बुक में कंपाइल किया है। बुक आपके लिए सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में अवेलेबल है। बुक को परचेज करने के लिए आप स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर फोन कर सकते हैं, या फिर अमेजोन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से परचेज कर सकते हैं। इस बुक के अंदर आपको 10 मॉडल टेस्ट पेपर भी मिलने वाले हैं, वो आपको हमारी ऐप एजुकेशन इनसाइट्स के अंदर मिलेंगे। फर्दर आपको और कोई क्वेरी है, नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट जरूर करें। चलिए, इसके साथ साथ बुक का मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, उसका लिंक ऊपर आई बटन में है। और जो ब्लूप्रिंट है करंट ईयर 2025-26 का, जिसमें आरबीएसई ने जितने भी चेंजेस किए हैं, उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक ऊपर आई बटन में है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको केवल यह बताना चाहूंगा ब्लूप्रिंट का, कि इस बार आरबीएसई टोटल क्वेश्चंस 53 पूछने वाली है, जिसमें 36 क्वेश्चंस रहेंगे एक एक नंबर वाले, 18 एमसीक्यूज, 6 फिल इन दी ब्लैंक्स, 12 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। तो आपको ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा कंसीडर करना है, चाहे बिजनेस हो, इकोनॉमिक्स हो, या फिर अकाउंटेंसी हो। फर्दर 10 क्वेश्चंस 2-2 नंबर वाले रहेंगे, ओवरऑल मार्किंग रहेगी 20 नंबर। फिर 4 क्वेश्चंस 3-3 नंबर वाले, और आखिरी के 3 क्वेश्चंस रहेंगे 4-4 नंबर वाले। 3 और 4 नंबर के क्वेश्चंस में मेरे पास चॉइसेस होंगी, तो मतलब मुझे कहीं 2 क्वेश्चन में से एक करना होगा हर बार, 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन में। चलिए बात करूं अब मॉडल पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आरबीएससी ने इस साल दिए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एमसीक्यू टाइप है, सेक्शन ए का फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नंबर 1 है, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप इज गिवन इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अंडर विच सेक्शन एंड व्हेन दिस एक्ट वाज एस्टेब्लिश्ड। तो जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है वो सेक्शन 4 में गिवन है, जो है पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इसका करेक्ट मेरा ऑप्शन है सेक्शन 4, और एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट 1932। याद रखें, कंपनीज का एक्ट है कंपनीज एक्ट 1956, जो अमेंड किया था 2013 में। पार्टनरशिप का एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट 1932। दूसरा क्वेश्चन है, एन अकाउंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज अमंग पार्टनर्स इज, मतलब फर्म जो प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटा जाता है किस अकाउंट के थ्रू। तो वो मेरा अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्वेश्चन सेकंड का मेरा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कि मैं प्रॉफिट बांटता हूं पार्टनरशिप फर्म में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू। अदरवाइज रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है जब भी फर्म का रिकॉन्सिल्यूशन होगा एसेट्स और लाइबिलिटी से होने वाले प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करने के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द सेक्रीफाइस मेड बाय अ पार्टनर इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। पार्टनर्स जो भी सेक्रीफाइस करेंगे उसे निकालने का क्या फॉर्मूला होगा। तो पार्टनर्स का सेक्रीफाइस निकालने का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इनकेस मुझे गेनिंग रेशियो निकालना है तो उसका फॉर्मूला रहता है गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए एमसीक्यू टाइप में आ सकता है, या फिर सेम इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में आ सकता है कि सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लिखिए। चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है ऑप्शन ए। याद रखें, यहां पर कहीं किसी क्वेश्चन में अगर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, हमने कोई जो ऑप्शन है वो ऊपर नीचे कर दिए हो, तो आप वो ध्यान से कंसीडर करें। ऐसा नहीं कि आप कहें सर सेकंड वाले में अगर ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन ऑप्शन ए में है तो सर ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए, आपने ऑप्शन बी पर टिक क्यों लगाया है। ध्यान रखें, इनकेस ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं तो आप वो सही से कंसीडर करना। चलिए, नंबर फोर्थ क्वेश्चन है, ए एंड बी आर दी पार्टनर्स इन द रेशियो 2:1। दो पार्टनर है फॉर्म में ए और बी, रेशियो है 2:1। नया पार्टनर एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए, अब मुझे निकालना है सेक्रीफाइस रेशियो। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी नया पार्टनर फॉर्म में एडमिट होगा, एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर्स के नए रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उनके सेक्रीफाइस रेशियो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उनका जो ओल्ड रिलेशन है वही उनका न्यू रिलेशन होगा और वही उनका सेक्रीफाइस रेशियो होगा। तो अल्टीमेट ए और बी का सेक्रीफाइस रेशियो 2:1 ही होगा। तो यहां पर मुझे अलग से कैलकुलेशन करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सर इनकेस अगर ये एक नंबर में आता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में, तो क्या वहां मुझे कैलकुलेशन करनी होगी। तो वहां आप साफ साफ ये लिख सकते हैं कि at the time of admission of a new partner, if new ratio of old partners is not given,
and sacrifice is not given, then their old ratio will be treated as a sacrifice ratio. जब भी नया पार्टनर एडमिट होगा, ओल्ड पार्टनर्स का नया रेशियो गिवन नहीं है, ना ये गिवन है कि नए पार्टनर ने अपना रेशियो किस किस फॉर्म में किस पार्टनर से लिया है, तो वहां पर हमेशा माना जाएगा कि उनका ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो होगा और ओल्ड रेशियो ही उनका सेक्रीफाइस रेशियो होगा। चलिए, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 4। बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 5 की। नेक्स्ट कहता है एंट्री फॉर मेकिंग फुल पेमेंट इन कैश टू द रिटायर्ड पार्टनर इज, कि जब भी फर्म से पार्टनर रिटायर होगा, फर्म उसे पूरा कैश पेड करना चाहती है, तो उसकी एंट्री क्या होगी? वहां एंट्री हम लोग करेंगे रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, ये बिल्कुल सही है। तो यहां पर मेरा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलिए, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप में 6th, जो है राम श्याम एंड मोहन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर है, 3:2 1 में उनका ओल्ड रेशियो है। पार्टनर श्याम हुआ रिटायर, जिसका शेयर 2/6 था, ये हो गया फर्म से रिटायर। राम एंड मोहन विल शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। राम एंड मोहन ने अब डिसाइड किया नया रेशियो रहेगा 2:1, मतलब राम को मिलेगा 2/3 और मोहन को मिलेगा 1/3। निकालना क्या है सर? मुझे निकालना है गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो मुझे फॉर्मूला पता है, वो है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो राम का और मोहन का। राम का न्यू रेशियो है 2/3 और मोहन का न्यू रेशियो है 1/3। राम का ओल्ड रेशियो है 3/6 और मोहन का ओल्ड रेशियो 1/6। चलिए, एलसीएम ले लिया जाए, यहां आएगा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 - 3, तो ये आ गया मेरा 1/6 और ये मेरा आ जाएगा एलसीएम वापस 6, 3 2 जा 6, 2 - 1, ये आ गया 1/6। तो अल्टीमेट गेनिंग रेशियो पार्टनर राम और मोहन का रहेगा 1:1, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1:1। ये बात थी क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज ऑन डिसोल्यूशन। जब भी फर्म का डिसोल्यूशन होता है, तो लाइबिलिटीज का पेमेंट करने की एंट्री क्या होती है? हमें पता है जब भी फर्म का डिसोल्यूशन होगा, एसेट्स और लाइबिलिटीज मुझे ट्रांसफर करनी होंगी रियलाइजेशन अकाउंट में। अल्टीमेट ये लाइबिलिटीज के अकाउंट पहले ही बंद हो चुके हैं, पैसा पेमेंट करेंगे, लाइबिलिटीज को एंट्री होनी है रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश और बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश और बैंक अकाउंट, ऑप्शन मेरा करेक्ट है ऑप्शन ए। इनकेस यहां पूछता कि जो लाइबिलिटी बुक्स में गिवन है इन्हें ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, तो वहां पर मेरी एंट्री मुझे पास करनी पड़ेगी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए, ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नंबर नेक्स्ट कहता है मैक्सिमम शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी कैन बी इक्वल्स टू, या फिर मैक्सिमम शेयर कैपिटल को और किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो इसे हम कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या फिर नॉमिनल कैपिटल। तो इसे हम कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। करेक्ट ऑप्शन है मेरा ऑप्शन ए। यहां पर आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम शेयर कैपिटल के दूसरे नाम, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन कुछ लास्ट ईयर या फिर उससे पहले फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन में आ चुका है। कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल बोलते हैं ऑथराइज जितने वैल्यू के कंपनी अपने पूरे लाइफ में शेयर इश्यू कर सकती है। नंबर नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट व्हाट मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट कैन बी गिवन टू अ शेयर होल्डर ऑन द सम ऑफ कॉल्स इन एडवांस। टेबल एफ में दो रेट मेंशन है, कॉल्स इन एरियर की इंटरेस्ट रेट और कॉल्स इन एडवांस की इंटरेस्ट रेट। ऐसी कॉल्स जिनका पैसा कंपनी के पास पहले ही एडवांस में आ चुका है, कंपनी उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करेगी होल्डर्स को, वो भी 12% पर एनम के हिसाब से। और ऐसी कॉल्स जिनका पैसा कंपनी के पास नहीं आया, जिन्हें कहते हैं कॉल्स इन एरियर, उन पर कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करेगी होल्डर से, जिसकी रेट रहेगी 10% पर एनम। तो यहां मुझसे पूछ रहा था कॉल्स इन एडवांस की इंटरेस्ट रेट कितनी है मैक्सिमम, तो वो है 12%। चलिए, अगला है डिबेंचर दैट डू नॉट कैरी अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कॉल्ड ऐसे डिबेंचर्स जिन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगी, उन्हें कहते हैं जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स या फिर नेक्ड डिबेंचर्स। तो करेक्ट ऑप्शन यहां रहेगा ऑप्शन बी। ध्यान रखें इनकेस आपको किसी भी क्वेश्चन में पर्टिकुलर डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और इनकेस आप अगर डिटेल्ड में सॉल्यूशन चाहते हैं इस पूरे मॉडल टेस्ट पेपर का, तो सारे सॉल्यूशन को हमने अपने ऐप एजुकेशन इनसाइट्स के अंदर पब्लिश कर दिया है।
वो आपको अगर क्वेश्चन बैंक परचेज करते हैं तो उस कोर्स के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अल्टीमेट आपको क्वेश्चन बैंक का ही प्राइस पेड करना है, फर्दर और कोई प्राइस पेड नहीं करना है। चलिए 11th क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड इन लोन। लोन में क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा? तो लोन में हम लोग डिबेंचर इंक्लूड करते हैं, टर्म लोन इंक्लूड करते हैं, बॉन्ड इंक्लूड करते हैं, शेयर इंक्लूड नहीं करते। तो करेक्ट ऑप्शन है मेरा डी। चलिए अगला कहता है विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डिस्काउंट। जब भी कंपनी डिबेंचर जारी कर रही है तो डिबेंचर इश्यू करते वक्त ये भी बताते हैं कि इन्हें आगे हम रिडीम करेंगे तो किस रेट ऑफ प्रीमियम या रेट ऑफ डिस्काउंट पर रिडीम करेंगे। इनकेस कंपनी को उस वक्त लॉस होगा, उस लॉस को आज रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लॉस को रिकॉर्ड कर सकते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट के नाम से, या फिर रिकॉर्ड करते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट के नाम से। यहां पर मुझे लॉस गिवन नहीं है, तो मुझे यहां गिवन है डिस्काउंट का नाम, इसलिए मैंने डिस्काउंट वाला ऑप्शन चूज किया। इनकेस अगर ये फिल इन दी ब्लैंक्स में आता तो मैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर लिख सकता था या फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर लिख सकता था। इनकेस अगर ये एंट्री करने के लिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आता तो वहां मैं एंट्री पास करता लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। उम्मीद है आप लोग मेरी बातें समझ रहे हैं। चलिए नंबर नेक्स्ट कहता है डेट इक्विटी रेशियो ऑफ अ बिजनेस कंसर्न इज कंसीडर टू बी फेवरेबल फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सीधी भाषा में आइडियल डेट इक्विटी रेशियो क्या रहना चाहिए? तो वो है 2:1। ये माना जाता है सेफ। चलिए नंबर नेक्स्ट है हमें करंट रेशियो निकालना है। यदि इफ लिक्विडिटी रेशियो इज 2:1, अगर लिक्विडिटी रेशियो 2:1 है और फर्म की लिक्विड एसेट्स 24 लाख है, स्टॉक 6 लाख है, मुझे निकालना है करंट रेशियो। दिया क्या है? लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो कितना है? 2:1 और मुझे लिक्विड एसेट्स गिवन है 24 लाख की। अगर मैं इस लिक्विड रेशियो को बाइफरकेट करूं तो ये कहना चाहता है अगर 2 रुपए मेरी लिक्विड एसेट है तो मेरी 1 रुपए होगी करंट लायबिलिटी। या फिर सीधी भाषा में लिक्विड एसेट्स करंट लायबिलिटी के जस्ट डबल है, या फिर करंट लायबिलिटी लिक्विड एसेट्स की आधी होगी। मुझे लिक्विड एसेट्स गिवन है 24 लाख, तो मेरी करंट लायबिलिटी होगी 12 लाख। निकालना करंट रेशियो है जिसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी की वैल्यू मैंने निकाल दी है 12 लाख। करंट एसेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स प्लस इन्वेंट्री। लिक्विड एसेट्स मेरी गिवन है मुझे 24 लाख, इन्वेंट्री है 6 लाख, तो मेरी करंट एसेट हो गई 30 लाख। यहां से जो रेशियो आएगा वो रहेगा 2.5:1। देख लें ऑप्शन में, ये है 2:5 नहीं है, 2:3 ये भी नहीं है, 3:2 ये आ जाएगा 1.5:1। मुझे चाहिए 2.5:1। अगर मैं इन दोनों को डबल कर दूं तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 5:2। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विच एक्टिविटी डज नॉट बिलोंग्स टू कैश इनफ्लो। कौन सी एक्टिविटी कैश इनफ्लो से संबंधित नहीं है? सीधी भाषा में या तो उसे कैश आउटफ्लो होगा या फिर कोई भी कैश का फ्लो नहीं होगा। अगर सेल्स करेंगे पैसा आएगा, पैसा डेटा से रिसीव कर रहे हैं, अल्टीमेट कैश आ ही रहा है, कमीशन रिसीव कर रहे हैं कैश आ रहा है, जबकि एम्प्लॉय को सैलरी पेड करेंगे तो कैश का होगा आउटफ्लो। करेक्ट ऑप्शन है मेरा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इन विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट इंक्लूड्स कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में, तो यहां मेरा रहेगा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। नंबर नेक्स्ट अ कंपनी इश्यूड 100 फुली पेड इक्विटी शेयर्स। एक कंपनी 100 शेयर्स जारी कर रही है, 25 रुपए वाले हैं, मतलब एक शेयर की फेस वैल्यू 25 रुपए है और ये जारी किए जा रहे हैं 10% प्रीमियम पे। डिमांड क्या है क्वेश्चन की? तो बताइए प्रीमियम का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा। सबसे पहले प्रीमियम का अमाउंट निकाल लिया जाए। 100 शेयर है, एक की फेस वैल्यू 25 रुपए है, तो टोटल शेयर कैपिटल हो गई 2500 रुपए की। हमने जारी की है 10% प्रीमियम पे, तो हमें 2500 का 10% 250 रुपए एक्स्ट्रा रिसीव होगा। 250 रुपए का प्रीमियम, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी मतलब 2500 का प्रीमियम है, ये कट गए। प्रीमियम हमेशा होता है एंट्री में क्रेडिट, क्योंकि ये है एक टाइप का रिजर्व, प्रीमियम होगा क्रेडिट। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन, यहां शायद किसी एक ऑप्शन में डेबिट लिखा है, जहां तक एग्जाम में मैं मान के चल रहा हूं ऑप्शन सी में डेबिट लिखा है, तो ये वाला मेरा ऑप्शन नहीं है।
क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम होता है क्रेडिट। और आप लोग देख लें कि मॉडल पेपर जो आरबीएसई ने पब्लिश किया है, सी वाले ऑप्शन में डेबिट है या डी वाले में, उसके अकॉर्डिंग आप लोग करेक्ट कर लें। तो करेक्ट ऑप्शन ध्यान रखें वह है जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ है क्रेडिट 250 रुपए से। चलिए, जैसे मेरा यहां पर होगा डी। 18 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट्स कौन सी है? कैश, कैश एट बैंक, स्टॉक, ये तीनों है करेंट, बिल्डिंग है नॉन करेंट। तो अल्टीमेट मेरा ऑप्शन करेक्ट है यहां पर डी। बच्चों ये बात थी सेक्शन ए के पहले क्वेश्चन की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें हमने 18 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अब आएगा फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप। चलिए, सेक्शन ए का सेकंड पार्ट, जिसमें पहला है ब्लैंक हैव नो राइट्स इन द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। किसके पास पैसा को वापस रिसीव करने का कोई भी राइट नहीं है? तो वो है इक्विटी शेयर होल्डर्स। यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा, अकाउंटेंसी के पेपर में आरबीएसई पिछले 2 साल से हर बार इस तरह की चॉइसेस दे रही है फिल इन दी ब्लैंक्स में, जबकि बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स में कोई भी चॉइसेस मेरे पास अवेलेबल नहीं होती। जैसे यहां पर मुझे इस फिल इन दी ब्लैंक में इन दोनों में से एक वैल्यू भरनी है। ये अकाउंटेंसी में आरबीएसई ने लास्ट ईयर 2025 के एग्जाम में दिया था, 2024 के एग्जाम में भी दिया था। इस बार भी पूरी उम्मीद है इस तरह के मेरे पास चॉइसेस होंगी, जबकि बिजनेस और इकोनॉमिक्स में लास्ट ईयर भी नहीं था, उससे पहले भी नहीं था, तो इसलिए मेरा एस्टिमेशन इस साल के लिए है, इस साल भी नहीं होगा। चलिए, यहां मेरा करेक्ट है इक्विटी शेयरहोल्डर। अगला कहता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट विल बी पेबर ऑन लोन अमाउंट ऑफ द पार्टनर। इनकेस पार्टनर ने फर्म को लोन दिया या फिर पार्टनर रिटायर हो गया, फर्म के पास एडिक्वेट कैश नहीं है, तो फर्म उसका अमाउंट लोन में ट्रांसफर कर रही है, उस लोन के अमाउंट पर फर्म कितना परसेंट इंटरेस्ट पेड करेगी? तो वो है 6% पर एनम। करेक्ट है मेरा यहाँ पर 6%। नंबर नेक्स्ट कहता है ऑन दी एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब भी नया पार्टनर एडमिट होगा द ब्लैंक विल बी डिसॉल्व्ड। तो नया पार्टनर एडमिट हुआ, वहां पर पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी। और इनकेस अगर सभी पार्टनर ही फर्म, अगर सभी पार्टनर नहीं म्यूचुअली एग्रीमेंट कर लिया फर्म को बंद करनी है, तो वहां पर फर्म डिसॉल्व होगी। तो इनकेस इफ देयर इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर देन पार्टनरशिप विल बी डिसॉल्व रादर देन दी फर्म। तो वहां पर पार्टनरशिप मतलब उनके बीच का जो एग्रीमेंट है वो होगा डिसॉल्व। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक डिबेंचर्स क्रिएट अ चार्ज ऑन दी एसेट्स ऑफ अ कंपनी इन केस द कंपनी फेल्स टू मेक पेमेंट्स। दो तरह के डिबेंचर हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड डिबेंचर ऐसे डिबेंचर्स हैं जो किसी पर्टिकुलर एसेट के अगेंस्ट सिक्योर्ड है, कि इनकेस फर्म के पास पैसा नहीं, कंपनी के पास भविष्य में पैसा नहीं हुआ, तो ये डिबेंचर होल्डर उस एसेट को बेच देंगे, वहां से जो पैसा रिकवर होगा इनका पेमेंट हो जाएगा। तो अल्टीमेट यहां पर मेरा करेक्ट ऑप्शन है सिक्योर्ड डिबेंचर्स। नेक्स्ट फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है स्टॉक इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज अ। तो स्टॉक हमने पहले एमसीक्यू में भी देखा, स्टॉक एक करंट एसेट है, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन है करंट एसेट। नंबर नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ डिविडेंड रिजल्ट। अगर डिविडेंड का पेमेंट करेंगे तो इससे कैश का क्या होगा? आउटफ्लो। तो करेक्ट मेरा रहेगा कैश का आउटफ्लो। बच्चों ये थे मेरे 6 फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस। अब इसके बाद सेक्शन ए में पार्ट थर्ड जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जहां हो सकता है मुझे एक लाइन में आंसर लिखना हो या फिर वन वर्ड में मुझे आंसर देना हो। पहला है व्हाट इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कंसर्न्ड विद। तो जो 26वां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये कंसर्न है मेरा इंटेंजिबल एसेट से। ये मेरा कंसर्न है इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यूएशन कैसे होगा, इसका किस तरह से डिस्क्लोजर हमें देना पड़ेगा, क्या इसका ट्रीटमेंट रहेगा। नंबर नेक्स्ट कहता है राइट एनी 2 टाइप्स ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। यहां रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब है रिकॉन्स्टिट्यूशन। एक मेरा सजेशन आप लोगों के लिए और रहेगा, इनकेस अगर आप पेपर में कंफ्यूज होते हैं किसी पर्टिकुलर इस वर्ड को पढ़ के, जैसे हमने रीऑर्गेनाइजेशन कहीं पढ़ा ही नहीं है, हमने पढ़ा है रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो एक बार आप लोग हिंदी में जरूर देख लें, क्योंकि आरबीएसई करती है पहले पेपर हिंदी में बनेगा, फिर उसे एज इट इज इंग्लिश में करेंगे ट्रांसलेट। तो वहां पर कोई वर्ड ऐसा हो जो अलग आ जाए, तो इसलिए आपको लिए मेरा रिकमेंडेशन है हिंदी में पहले पढ़ें पेपर, कहीं अगर डाउट है तब, अदरवाइज इंग्लिश में ही पढ़ते चले। क्वेश्चन था राइट एनी 2 टाइप्स ऑफ रिकॉन्सिलिएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो फर्म का रिकॉन्सिलिएशन का एक टाइप है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एक है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एक है डेथ ऑफ अ पार्टनर। चलिए 2 ही लिखने हैं मुझे यहाँ पे, क्या 4 लिख दें तो नंबर कट जाएगा। तो याद रखें एटलीस्ट 2 तो आपको लिखने ही है, 2 से ऊपर आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर 1 लिख देंगे तो आधा ही नंबर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट कहता है राइट एनी वन डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो।
तो यहाँ पर एक डिफरेंस आप लोग ये लिख सकते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो इज मेनली कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, व्हाइल गेनिंग रेशियो इज मेनली कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। दूसरा, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही। चलिए, नंबर नेक्स्ट है, मेक अ जर्नल एंट्री फॉर द अमाउंट ऑफ गुडविल पेबल टू द ड्राइविंग पार्टनर। गुडविल का अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? तो सर वहां पर एंट्री मेरी बननी है, जो पार्टनर गेनिंग होंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां ध्यान रखें, जितने भी क्वेश्चन आरबीएससी तो वैसे लिबरल बोर्ड है, आप लोग इस तरह से भी लिख देंगे तभी आरबीएससी बहुत भोला बोर्ड है, आपके लिए पूरा 1 नंबर दे देगा। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए क्या रहेगा, आप जब भी पूरे पेपर में कहीं भी आप लोग एंट्री पास करें, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ एंट्री पास करें, क्योंकि जो आरबीएससी का इस समय पैटर्न है, जिस तरह के क्वेश्चंस आरबीएससी पूछती है, तो वो पेपर 3 घंटे की जगह 2 घंटे में भी सॉल्व हो सकता है, अगर अपन आरबीएससी के अकॉर्डिंग चलते जाएं तो। लेकिन यहां पर हम लोग प्रॉपर फॉर्मेट में करेंगे, तो उस पूरे 3 घंटे का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन आप लोग जरूर करें। चलिए, नंबर नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, विच व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी कैन हैव अदर देन अ 1% कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रहेंगे 200, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर है 200। नंबर नेक्स्ट कहता है, इन द प्रोसेस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स व्हिच अकाउंट इज डेबिटेड व्हेन फर्स्ट कॉल इज कॉल्ड। जब शेयर्स जारी की जा रहे हैं, किस अकाउंट को डेबिट करेंगे? जब फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा जाएगा। सर वहां मैं एंट्री पास करता हूं। अब यहाँ बच्चों की मेन दिक्कत क्या आती है, अब सोचने लगते हैं सर अकाउंट डेबिट कौन सा करें। उनके लिए मेरा जो सजेशन रहेगा, अगर आप एंट्री जानते हैं तो सीधा एंट्री लिख दें। जगह एंट्री क्या होती है सर? एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल, तो मतलब मुझे डेबिट करना है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, एंट्री लिखना है, एंट्री लिख सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ इसका करेक्ट आंसर जो है वो है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। चलिए, नंबर नेक्स्ट है, राइट एनी वन डिफरेंस बिटवीन ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन मींस व्हेन नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इज मोर देन नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड। ये है मेरा ओवर सब्सक्रिप्शन। और अंडर सब्सक्रिप्शन मींस व्हेन नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इज लेस देन नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड और इश्यू साइज। चलिए, नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सर रिजर्व कैपिटल क्या है? तो दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल which will be called up at the time of liquidation of a company is known as reserve capital। ऐसी कैपिटल जो कंपनी मांगेगी जब भी कंपनी बंद होने वाली होगी या कंपनी मांगेगी वाइंडिंग अप के दौरान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, याद रखें पूरे पेपर का, इस मॉडल पेपर का, चाहे अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो या बिजनेस हो, आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए आप हमारा ऐप एजुकेशन इनसाइट्स डाउनलोड करें। वहां आपको हमारे क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन वाले कोर्स में ही तीनों के फ्री सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। मतलब सॉल्यूशन के लिए आपको हमारा क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन परचेज करना होगा, जिसमें आपको बहुत सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन क्वेश्चन मिलेंगे, करंट ईयर के हाफ ईयरली वाले क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। बहुत सारे आपके लिए तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करने के लिए हमने कंटेंट रेडी किया है। नंबर 9 क्वेश्चन, व्हाट इज द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। पूछना चाहता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो है वो हम बैलेंस शीट में कहां शो करेंगे। इसे मैं शो करूंगा बैलेंस शीट के शेयर होल्डर फंड्स के रिजर्व एंड सरप्लस में। इट विल बी शोन ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड अंडर हेडिंग शोल्डर फंड एंड सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मीन्ड बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। इट मींस जब भी कंपनी बैंक से लोन लेती है तो बैंक प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा एडिशनल सिक्योरिटी की और डिमांड करती है। उस एडिशनल सिक्योरिटी में कंपनी अपने डिबेंचर करती है इश्यू। इसे हम कहते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी एट द टाइम ऑफ ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम द बैंक। In addition to the primary security, company offer an additional security, and that additional security is also known as collateral security. In that case, debenture are issued. That's why this complete process is known as issue of debenture as a collateral security.
यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें एंट्री के बारे में। आरबीसी बहुत बार पूछ लेती है कि अगर एंट्री पास कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर को कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में इश्यू करने की, तो वहां एंट्री होती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डीआर 2% डिबेंचर, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डीआर 2% डिबेंचर। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ₹10,000 वर गिवन ऑन द इश्यूड डिबेंचर एज इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च 2024। 10,000 रुपए की इंटरेस्ट बनी डिबेंचर होल्डर्स की, एंट्री पास करनी है अगर टीडीएस की रेट है 10%। तो सबसे पहली एंट्री होगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट 10,000 टू परसेंटेज डिबेंचर 9,000 और टू टीडीएस पेबल 1,000। ये हो गई पहले इंटरेस्ट को होल्डर में और टीडीएस पेबल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री, फिर करेंगे पेमेंट। अगली एंट्री होगी परसेंटेज, यहां पर परसेंटेज डिबेंचर नहीं, यहां पर डिबेंचर होल्डर लिखा है, परसेंटेज डिबेंचर नहीं, यहां लिखेंगे अपन डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल। इसके बाद पेमेंट करेंगे तो अगली एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट दिया, टीडीएस पेबल अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। चलिए ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है वेरी शॉर्ट टाइप का आखिरी क्वेश्चन, एक नंबर का आखिरी क्वेश्चन जो है हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो सर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेल्स का दूसरा नाम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सेल्स है 2 लाख की, कॉस्ट है 1,20 की, तो अल्टीमेट मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है 80,000, सेल्स है मेरी 2 लाख, तो यहां से मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ गया 40%। चलिए ये आ गया मेरा 40%। सर क्या सेलिंग एक्सपेंस का हम लोग कुछ करेंगे, इसका हम लोग कुछ भी नहीं करने वाले क्योंकि ये यूज करते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए। चलिए सेक्शन ए कंप्लीट कर चुके हैं, 36 नंबर का हमने पेपर कर लिया है। अब अगला है मेरा सेक्शन बी जिसमें अराउंड 10 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर वाले। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा कहता है, यहाँ पर नंबरिंग का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि सर हम एक साइड से ही चालू करेंगे तो ये मेरा 37वां क्वेश्चन होगा, ऐसे आप लोगों को नहीं करना है, सेक्शन वाइज आप लोगों को करते हुए जाना है, स्पेशल नंबर पर ध्यान रखना है। चलिए 4th क्वेश्चन कहता है अनीश अमन स्टार्टेड अ बिजनेस इन अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग ₹2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। दो पार्टनर, एक ने 2 लाख लगाए, एक ने 1 लाख लगाया। आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद अनीश ने विड्रॉ कर लिया 50,000 और अमन ने इन्वेस्ट कर दिया 50,000। निकालना क्या है सर, निकालना है मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12। सीधा जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला वही लगाना है मुझे। पहले अनीश की ध्यान रखें क्या प्रॉपर प्रेजेंटेशन रहेगा उसका, मैंने जो डिटेल्ड सॉल्यूशन बनाया है वहां पर आपको दिखेगा सर में एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं उसके अंदर। अनीश की मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी है, तो अनीश ने पहले लगाई 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, इस 2 लाख के अमाउंट पे मैं पूरे साल का ब्याज निकाल दूं, तो 2 लाख का 10%, वो भी पूरे 12 महीने का। फिर इसने जो विड्रॉ किया उसकी इंटरेस्ट मैं कर दूं माइनस। अनीश ने विड्रॉ किया 50,000, वो भी आफ्टर 3 मंथ्स, तो 50,000 का 10%, और इस पर मैं इंटरेस्ट निकाल दूंगा 9 मंथ्स का। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका है 2 लाख पे 10% में इंटरेस्ट निकालूंगा स्टार्टिंग के 3 महीने के लिए, फिर इसका अमाउंट रह गया 1.5 लाख, फिर मैं 1,50,000 का 10% निकालूंगा 9 मंथ्स के लिए। जो भी आपको तरीका अच्छा लगता है वो आप लोग चूज कर सकते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट आएगा 2 लाख का 10% 20,000, 50,000 का 10% 5,000, 9 महीने का 3750। तो यहाँ पर मेरी इंटरेस्ट आने वाली है 16,250। एक बार कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर लो, इतनी ही वैल्यू आनी चाहिए जहां तक है। बिल्कुल, अगर मैं इस तरीके से करता हूं तो 2 लाख का 10% 20,000, 3 महीने का 5,000, तो ये मेरा 5,000 इसका। फिर 1.5 लाख का 10% 15,000 और 9 महीने का वो आएगा कुछ 11,250।
11,250। तो ये आ गया मेरा 16,250। यहाँ पर डाउट एक ही रहता है कि सर यहाँ टाइम पीरियड कहाँ गिवन है। ड्राइंग वाले में जैसे हम लोग करते हैं कि जब भी टाइम पीरियड गिवन नहीं है तो मिड ऑफ द ईयर मानते हैं, मिड ऑफ द टाइम पीरियड मानते हैं। तो सर क्या यहाँ पर टाइम गिवन नहीं है तो हम क्या ये मान के चलें कि फर्म का स्टार्ट जो मिड ऑफ द ईयर हुआ होगा। तो बच्चों जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात होगी हमेशा मान के चलेंगे साल के पहले दिन से। अगर मैं कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा हूँ तो 1 जनवरी से, अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर रहा हूँ तो 1 अप्रैल से। तो यहाँ पर मेरी फर्म स्टार्ट हुई 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल के जस्ट 3 महीने के बाद कुछ ट्रांजेक्शन हुआ पैसा निकालने और एडिशनल का, और फिर उसके बाद वापस फर्म चलती रही। दूसरे पार्टनर जो अमन है, अमन की कैपिटल स्टार्टिंग में थी 1 लाख। 1 लाख का 10% 10,000। इन्होंने फिर 50,000 और लगाया जिसका ब्याज मेरा आया था 3750। अमन की टोटल इंटरेस्ट आएगी 13,750। दूसरा तरीका स्टार्टिंग में 1 लाख 10% 3 महीने के लिए 2,500। फिर 1.5 लाख 10% 9 महीने का, वो आएगा 11,250। वो आ गया 13,750। चलिए मुझे केवल अमाउंट निकालना था, मैंने निकाल दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ए और बी दो पार्टनर है 2:1 में। आफ्टर मेकिंग ऑल दी एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद ये पता लगा इंटरेस्ट ऑन देयर ड्रॉइंग्स अमाउंट टू ₹2,1500 हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। मतलब ये मेरा पास्ट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है। दो पार्टनर है ए और बी। फर्म ने जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स थी 2,000 पहले पार्टनर की, 1,500 दूसरे पार्टनर की, ये इनसे वसूली नहीं, इनसे फर्म 3,500 पहले रिकवर करती, फिर 3,500 वापस बांटती इनमें 2:1 के रेशियो में। लेकिन ये ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ। होना क्या था सर, होना था 2,000 और 1,500 पहले इनसे लिए जाते, 2,000 और 1,500। मतलब इन दोनों को हम लोग करते डेबिट 2,000 और 1,500 से। फिर 3,500 फर्म के पास प्रॉफिट आ गया है, इसे मैं बांट देता 2:1 में। तो 3,500 को मैं बांटता 2:1 में, इसे मिलते 2,333 और इसे मिलता है 1,167। बिल्कुल सही, 1,167। इतना इन्हें मिलता। एक्चुअल इस तरह से होना था। क्या किया है सर, हमने कुछ किया ही नहीं है। तो उस केस में क्या करना होगा मुझे, 333 इसे और मिलेंगे और ये देगा इसे 333। मेरी एंट्री होगी सर बीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल अकाउंट। दिया नहीं यहाँ पर मेथड कौन सा है, तो हमेशा मानेंगे मेथड है फ्लक्चुएटिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 पे आते हैं हम लोग। 6 में कहता है हमें प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 4 ईयर्स। पिछले 4 साल के हमें प्रॉफिट दे रखे हैं। पहले साल का है 2 लाख, फिर लॉस 50,000, फिर है 3 लाख, फिर है 3.5 लाख। निकालना क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। मुझे निकालनी है गुडविल की वैल्यू। किस बेसिस पर निकालनी है, वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर्स, और हमने परचेज किए 3 साल के लिए। तो पिछले 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज करें तो 2 लाख माइनस 50,000 150 प्लस 3 लाख 450 और प्लस 350 8 लाख। मतलब मेरे पिछले 4 साल का प्रॉफिट टोटल आया है 8 लाख। तो सर मेरा यहां से आ गया एवरेज 2 लाख निकालनी है 3 साल के लिए। तो गुडविल की वैल्यू आ गई 6 लाख। प्रॉपर पहले आप लोग फॉर्मूला लिखेंगे, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। फिर 2-3 लाइन छोड़ने के बाद फिर निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, या फिर सिग्मा प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। फिर सारे प्रॉफिट इंडिविजुअल आप लोग लिखेंगे, उसका करेंगे एडिशन, ये अमाउंट आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 4 का, तो मेरा आ जाएगा एवरेज 2 लाख। फिर ऊपर जो मैंने लिखा होगा प्रॉफिट, उसमें प्रॉफिट की जगह 2 लाख लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, आ जाएगा मेरा गुडविल की वैल्यू। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को आ चुका है। नंबर 7 कहता है दिलीप राहुल एंड सुनील आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:2। 3 पार्टनर है, 3-2-2 में। प्रॉफिट है 31 मार्च 2021 का 3 लाख रुपए। पार्टनर दिलीप रिटायर हुआ 30 सितंबर 2021 को। मतलब जब पार्टनर रिटायर हुआ है उसे पिछले साल का प्रॉफिट हमें दे रखा है। आगे कहता है कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू दिलीप एंड मेक नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। बताइए दिलीप को कितना पेमेंट होगा। यहां सिंपल ये पूछ रहा है कि बताइए दिलीप का प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन केवल गिवन है पिछले साल का प्रॉफिट, तो हम एवरेज मतलब जो मैं टाइम मेथड है वो लगाऊंगा प्रॉफिट निकालने के लिए। पार्टनर दिलीप के प्रॉफिट को निकाला जाएगा टाइम मेथड के अकॉर्डिंग। सर टाइम मेथड क्या फॉर्मूला है, लास्ट ईयर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई टाइम अपॉन
12 और मल्टीप्लाई बाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ डिसीज्ड और रिटायरिंग पार्टनर। 3 लाख पिछले साल का प्रॉफिट, मतलब 12 महीने का, ये रिटायर हुआ है 30 सितंबर को, तो हमें 6 मंथ में कन्वर्ट करना होगा। मल्टीप्लाई भी ड्रीप का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/8, सॉरी 3/7, 3,007 बिल्कुल। तो 3 लाख अगर एक साल 12 महीने का है तो 6 महीने का होगा 1.5 लाख, तो 150 इंटू 3/7, ये आ रहा है 64,286। आप लोग कंसिडर कर लें रेशियो यही होना चाहिए। अगर यही रेशियो है तो मेरा आंसर करेक्ट है 64,286। चलिए, ये मेरा प्रॉफिट था पिछले साल का 3 लाख। 30 सितंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने का प्रॉफिट आया 1.5 लाख, उसका रेशियो 3/7, प्रॉफिट आ गया 64,286। एंट्री क्या होगी? इन केस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डजंट चेंज, देन एंट्री विल बी पास्ड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो यहां मेरी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट DR टू दिलीप्स कैपिटल अकाउंट 64,286। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है पंकज, नवल, शेखर 3 पार्टनर है फॉर्म में 4:3:2 के रेशियो में। पार्टनर शेखर हुआ फॉर्म से रिटायर। रिटायरमेंट वाले दिन कैपिटल के बैलेंसेस है पंकज और नवल के, क्रेडिट बैलेंस है 3 लाख और 2,60,000। 3 लाख पार्टनर पंकज का और 2,60,000 पार्टनर नवल का। आगे कहता है आफ्टर मेकिंग ऑल दी एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद ये डिसाइड किया बोथ दैट देयर कैपिटल वुड बी एज पर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनकी कैपिटल अब रहेगी नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। डिमांड क्या है क्वेश्चन की? एंट्रीज पास करनी है और किस पार्टनर को कितना पैसा लेके आना है वो अमाउंट के थ्रू एंट्री पास होगी। चलिए, बहुत सिंपल है, 2 पार्टनर है पंकज, इसके लिए मुझे स्टेटमेंट बनाना होगा, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, या अमाउंट टू बी ब्रिंग और विड्रॉ। तो इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है, जो कैपिटल अभी बुक्स के अंदर निकल के आ रही है रिटायरमेंट के बाद, तो इनकी एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं सारे एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल आई वो है 3 लाख और 260, मतलब टोटल है 5,60,000। टोटल है 5,60,000। कैपिटल यही मेंटेन करनी है, लेकिन अब करनी है नए रेशियो में। सर, नया रेशियो इनका कितना है? नए रेशियो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मान के चलेंगे इनका जो ओल्ड रेशियो है वही होगा न्यू। यहां लिखेंगे कैपिटल टू बी मेंटेन, या फिर लिख सकते हैं न्यू कैपिटल। कैपिटल मेंटेन करनी है 5,60,000 की, नए रेशियो है 4:3, 4:3 में पंकज और नवल को, तो 4 + 3 7, 7 का डिवाइड करेंगे 560 में आएगा 80,000, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये आएगा 3,20,000 और ये आएगा 2,40,000। सीधी भाषा में बात करूं तो पार्टनर पंकज की कैपिटल अभी आ रही थी 3 लाख, उसे रखनी है 3,20,000, मेंटेन करनी है 3,20, तो 20,000 रुपए की कैपिटल और लेकर आनी होगी। नवल को कैपिटल रखनी है 240, अभी तक आ रही थी 260, ये निकाल कर ले जाएगा। एंट्री होगी मेरी कैश अकाउंट DR टू पंकज कैपिटल 20,000 और नवल्स कैपिटल अकाउंट DR टू कैश 20,000। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ चुका है। नंबर नेक्स्ट कहता है डिस्क्राइब एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट भी खत्म होगा, बिजनेस भी हो जाएगा क्लोज, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट भी खत्म होगा, बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बनाया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स और लाइबिलिटीज को सोल्ड ऑफ और सेटल करने के लिए। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, एग्जिस्टिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज को न्यू फिगर पर रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, चलिए, 2 डिफरेंसेस मैंने बता दिए। नंबर नेक्स्ट है राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर के लिए डिविडेंड रहता है फिक्स्ड और इनके पास है राइट ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, इनके पास राइट है अपने पैसे को वापस रिसीव करने का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, राम लिमिटेड परचेज अ फैक्ट्री फ्रॉम श्याम लिमिटेड। राम लिमिटेड ने एक फैक्ट्री परचेज की श्याम लिमिटेड से, जिसकी कीमत है 36 लाख, 36 lakhs, and agree to make payment to Shyam Limited by issue 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 each at a 20% प्रीमियम। 100 रुपए वाला डिवेंचर जारी करेंगे 20% प्रीमियम पे, मतलब नंबर ऑफ डिवेंचर मुझे पहले निकालना होगा।
डिमांड क्या है क्वेश्चन की? जनरल जर्नल एंट्री हम लोगों को करनी है पास। तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लेता हूं, जिसे निकालने का फॉर्मूला है परचेज कंसीडरेशन। सर नंबर ऑफ डिबेंचर क्यों निकाल रहे हैं? मैं सीधा ऐसा करता, 36 lakhs का सीधा 20% प्रीमियम ही तो है, तो 36 लाख का सीधा 20% प्रीमियम। मुझे एंट्री पता है सर, एंट्री होती है सबसे पहले फैक्ट्री खरीदने की, खरीदी है राम लिमिटेड ने, वो भी श्याम लिमिटेड से, तो या तो फैक्ट्री बिल्डिंग लिख लें या इन्वेस्टमेंट लिख लें। इन्वेस्टमेंट इन श्याम लिमिटेड लिख लें, इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री लिख लें, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया टू श्याम लिमिटेड 36 lakhs। अगली एंट्री श्याम लिमिटेड अकाउंट दिया टू 10% डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहां मैं लिख दिया 36 lakhs। अब ये 20% प्रीमियम कह रहा है, तो सर मैं यहां लिखता हूँ 77,20,000 और यहां लिख दूं फिर रिमेनिंग अमाउंट जो आ रहा है 28,80,000। तो सर इतना करने की रिक्वायरमेंट क्या है? तो याद रखें ये अमाउंट गलत है, क्योंकि सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने पड़ेंगे। डिबेंचर की जो फेस वैल्यू रहेगी उसका रहेगा 20% प्रीमियम, ना कि इस परचेज कंसीडरेशन का। तो मुझे 36 लाख की टोटल वैल्यू के डिबेंचर जारी करने हैं, एक ही फेस वैल्यू रहेगी 120। तो सर यहां से मेरा नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएगा 30,000। तो टोटल मैं जारी करूंगा 30,000 डिबेंचर, एक ही फेस वैल्यू है 100, तो यहां आ जाएगा 30 लाख, और 30 लाख का 20% जो आएगा मेरा 6 lakhs। तो याद रखें जब भी क्वेश्चन आता है डिबेंचर इश्यू करने का अदर देन कैश, तो वहां सबसे पहले आप लोग नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करें, उसके बाद ही एंट्री पास करें। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 11। 12 कहता है कैलकुलेट कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मुझे निकालना है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है? डिबेंचर की ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू दे रखी है, डिबेंचर का रिडम्पशन दे रखा है, और इंटरेस्ट पेड दे रखा है। चलिए, सबसे पहले तो यहां मैं मान के चला हूं फिगर 2000 ही है, कि मुझे लग रहा है कि अगर 2 लाख का इंटरेस्ट, 2 लाख का डिबेंचर है और 2000, तो यहाँ 20,000 होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो इंटरेस्ट का अमाउंट। चलिए 2,000 मान के ही कर देता हूं और 20,000 मान के भी कर दूंगा। सबसे पहले तो 1 लाख की डिबेंचर ओपनिंग, 2 लाख क्लोजिंग, इसका मतलब हमने 1 लाख के डिबेंचर की इश्यू, तो फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यह आएगा प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर। मैंने डिबेंचर जारी किए 1 लाख के, डिबेंचर रिडीम किए 50,000 के, तो रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर या फिर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 50,000, यहां से मेरा होगा कैश का आउटफ्लो। और फिर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट अमाउंट रहेगा 2,000, तो 2,000। अगर 2,000 है तो मेरा यहाँ आंसर आएगा 48,000। और इनकेस अगर हमसे मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ 20,000 अमाउंट है सर, तो यहाँ मेरा पेमेंट एक 50 का एक 20 का, मेरा आंसर आएगा 30,000। कैश का इनफ्लो 1 लाख, आउटफ्लो एक तो डिबेंचर को हमने किया रिडीम, एक ये इंटरेस्ट पेड। तो इनकेस अगर यहाँ पर 2,000 है तो मेरा फाइनल आंसर रहेगा 48,000 का कैश इनफ्लो। लिखना भी पड़ेगा यहाँ पे कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और इनकेस अगर ये 20,000 है तो मेरा कैश इनफ्लो रहेगा 30,000 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13वां है, हमें बैलेंस शीट में ये आइटम बताइए कहां कहां लगाई जाएंगे। तो बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल मेरा जाएगा शेयर होल्डर फंड्स की शेयर कैपिटल में, शेयर होल्डर फंड्स की शेयर कैपिटल में। इसके बाद इन्वेंट्रीज ये मेरा जाएगा एसेट साइड की करंट एसेट्स की इन्वेंट्रीज में। फिर इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग ये मेरा जाएगा नॉन करंट एसेट्स के, फिक्स्ड एसेट्स के टेंजिबल में। और फिर है मेरा कैश, ये जाएगा मेरा करंट एसेट्स के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। याद रखें मुझे यहाँ बैलेंस शीट बना के प्रेजेंट करना है, तो बैलेंस शीट प्रॉपर फॉर्मेट में इस हेडिंग और सब हेडिंग के अंदर लिखना होगा पर्टिकुलर आइटम। चलिए, 14 क्वेश्चन कहता है राज, रवि और रजनी। एक बात और ध्यान रखें, जो मैंने डिटेल सॉल्यूशन बनाया है उसका आप लोगों के लिए पीडीएफ वहां से डाउनलोड फॉर्म में अवेलेबल कराएंगे। आप लोग उसका प्रिंट आउट निकाल के रखें कि मैंने किस तरह से प्रेजेंटेशन किया है, आप लोग वो फॉलो जरूर करें। इनकेस नहीं भी करेंगे तभी आरबीएससी नंबर दे देगी, लेकिन आपको अच्छे भविष्य के लिए आज से ही तैयारी करनी होगी। चलिए 14 क्वेश्चन की बात करें।
14th क्वेश्चन, जो अब मैं आ गया हूं सेक्शन सी में, मतलब मैंने सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया है, जहां 10 क्वेश्चन थे 2-2 नंबर वाले। अब मेरे 3-3 नंबर वाले 4 क्वेश्चन आएंगे, हर बार मेरे पास 2-2 चॉइसेस होंगी, एक करना होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट हो गया सेक्शन सी। राज रवि रजनी 3 पार्टनर फॉर्म में, रजनी हो गई फॉर्म से रिटायर ऑन March 31st 2015। 1,20,000 इज पेबल टू रजनी ऑन हर रिटायरमेंट डेट। इसका बैलेंस निकल रहा है 1,20,000। आगे कहता है द पेमेंट टू रजनी इज डिसाइडेड टू बी मेड इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट। फर्म ने ये डिसाइड किया, रजनी जी हमारे पास पैसा आज नहीं है, तो क्या करें, आपको 3 सालों में पेमेंट करेंगे। कितना? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब 40-40 हजार की इंस्टॉलमेंट रहेगी। मान के चल रहे हैं पहला इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगा 31 मार्च 2016 से, दूसरा 17, फिर 18। इंटरेस्ट की रेट डिसाइड की 8% पर एनम। निकालना क्या है सर? गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर पेमेंट टू रजनी। हमें एंट्रीज पास करनी है सारी, रजनी जी को जब जब पेमेंट करते हैं तब की। सबसे पहले मैं अपनी वर्किंग कर लेता हूं, इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट कर लेता हूं। तो रजनी जी रिटायर हुई 31 मार्च 15 को, अमाउंट है 1,20,000। सबसे पहले 31 मार्च 16 को इंटरेस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया, फिर 31 मार्च 17 को हम लोगों ने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, फिर हम लोगों ने कैलकुलेट किया इंटरेस्ट 31 मार्च 18। इंटरेस्ट की बात करूं, 1,20,000 का 8% ये आएगा 9,600। तो यहां पर मैं 9600 पेमेंट करूंगा ब्याज के, और 40,000 पेमेंट करूंगा प्रिंसिपल का। पहले साल तो पूरा 1,20,000 आउटस्टैंडिंग रहा है, 40 का पेमेंट अब हो चुका प्रिंसिपल में से। अब मेरा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग रहेगा 80,000। दूसरे साल 80,000 का 8% जो आएगा 6,400। तो 6,400 इंटरेस्ट का, 40,000 मेरा प्रिंसिपल अमाउंट। तीसरे साल अब मेरा प्रिंसिपल कंपोनेंट आउटस्टैंडिंग है 40,000 केवल। 40 और 40 80 हम लोग पेड कर चुके हैं। 40,000 का 8%, यहां मेरा इंटरेस्ट आएगा 3,200 प्लस 40,000 प्रिंसिपल कंपोनेंट मैं पेमेंट करूंगा 43,200 का। अब एंट्री सुन लीजिए मेरी पहले। सबसे पहले 31 मार्च 15 को रजनी कैपिटल से रजनी लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री, रजनीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू रजनीज लोन अकाउंट 1,20,000। 31 मार्च 16 को पहले मैंने इंटरेस्ट ड्यू करी, एंट्री करूंगा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू रजनीज लोन अकाउंट 9,600। पेमेंट करूंगा 49,600 का। सर क्या इस 40,000 की मैं अलग से कोई एंट्री पास करूं? तो याद रखें 40,000 की एंट्री इस 9,600 के साथ में रीपेमेंट की करनी है। मतलब ये 40,000 तो पहले से ही हमने रिकॉर्ड कर लिया है 3 बार, 1,20 पहले रिकॉर्ड कर लिया है ना, उसमें 40,000 इंक्लूडेड है। ये 9600 की अब मैं इंटरेस्ट पहले लगाई फिर रीपेमेंट करूंगा। तो इंटरेस्ट की मैंने एंट्री की, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू रजनीज लोन। अब मैं रीपेमेंट करूंगा, एंट्री होगी रजनीज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश 49,600। ऐसे यहां पे पहले इंटरेस्ट लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू रजनीज लोन 6,400, फिर पेमेंट करेंगे रजनीज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश 46,400। सेम ऐसे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू रजनीज लोन 3,200, फिर रजनीज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश 43,200। सर यहाँ पे मेरी क्वेरी ये है, क्या इंटरेस्ट को मैं बताऊं पीएनएल में राइट ऑफ करने की एंट्री, क्या हर बार वो लिखूं? तो यहाँ कह रहा है एंट्री हमें पास करनी है केवल रजनी के लोन को रिपेड करने की, ना कि इंटरेस्ट को राइट ऑफ करने की। तो मैंने ये सारी एंट्री आप लोगों को बता दी है। डिटेल्ड सॉल्यूशन के लिए आप लोग हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करें। मैं आपको यहाँ पर केवल तरीका बता रहा हूँ किस तरह सॉल्यूशन करना है। कुछ बच्चे कहेंगे सर पूरा लिख के बताओ, तो भाई साहब लिख के मैं नहीं बताने वाला। लिखने के लिए मैंने वहां पर डिटेल में सॉल्यूशन आप लोगों के लिए ऐप में अपडेट किया है, वहां से आप लोग जरूर देख लें। अब बात करूं मैं अगले क्वेश्चन की, जो है क्वेश्चन नंबर मेरा सेक्शन सी का 15। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग प्रोसीजर टू बी फॉलोड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। हमसे पूछ रहा है सर अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या फॉलो करेंगे। अकाउंटिंग प्रोसीजर इन द सेंस जर्नल एंट्रीज क्या क्या पास करेंगे। तो सबसे पहले जब भी पार्टनर रिटायर होगा या डेथ होगी, उसके हिस्से का प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाय द टाइम मेथड और सेल्स मेथड। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद उसके प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे उसके कैपिटल अकाउंट में। एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर और डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिर इसके बाद प्रॉफिट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ट्रांसफर कर दिया, उसका जो अवेलेबल बैलेंस है जो बैलेंस शीट में आ रहा है वो ट्रांसफर करेंगे उसके कैपिटल अकाउंट में। उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। अमाउंट ऑफ रिजर्व जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंट्री होगी रिजर्व अकाउंट डीआर टू डिसीज और रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो अभी तक नहीं बांटा उसे डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गुडविल जो फर्म की कैलकुलेट की उस गुडविल के अमाउंट को उस पार्टनर को दिया जाएगा, एंट्री पास करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सारा कुछ करने के बाद फर्म उस पार्टनर को पेमेंट करेगी। इन केस इफ फर्म है सफिशिएंट कैश तो एंट्री होगी रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश। इन केस फर्म डजंट हैव सफिशिएंट कैश देन रिक्वायर्ड अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट, एंट्री विल बी रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। और इन केस डेथ हुई है तो डेथ वाले पार्ट अभी मैंने शायद एंट्री बोल दी डिसीज पार्टनर को पेमेंट करने की, वो नहीं करनी। अगर पार्टनर की डेथ हुई है तो डेथ वाले केस में अगर फर्म के पास एडिक्वेट कैश है तो डिसीज पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव में करेंगे ट्रांसफर। डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिसीज पार्टनर लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट और फिर इसे करेंगे पेमेंट डिसीज पार्टनर लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट डीआर टू कैश। अगर फर्म के पास एडिक्वेट कैश नहीं है तो फिर लोन में कर देंगे ट्रांसफर लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट डीआर टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव लोन अकाउंट। चलिए ये अकाउंटिंग प्रोसेस हमें फॉलो करनी है। ये वाला पार्ट तो हम वैसे भी नोट्स में काफी बार लिख चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 हमें इस बार बैलेंस शीट गिवन है विक्रम एंड विक्रांत की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2 ऑन 31 मार्च 2021 को। क्रेडिटर गिवन है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में प्रॉफिट एंड लॉस है कैपिटल है, एसेट साइड में कैश है डेटर है स्टॉक है बिल्डिंग और मशीनरी है। चलिए फर्दर नीचे कहता है विक्रम एंड विक्रांत डिसाइडेड टू डिसॉल्व दी फर्म। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया फर्म को आज बंद करना है। एसेट्स की वैल्यू रिलाइज हुई है 4.5 लाख। क्रेडिटर्स को पेमेंट हमने किया है 25,000। रिलाइजेशन की कॉस्ट है 5,000। डिमांड क्या है सर? क्वेश्चन की डिमांड है रियलाइजेशन अकाउंट। आरबीएससी बहुत लिबरल बोर्ड है इसीलिए बच्चों को ज्यादा कष्ट नहीं देना चाहते, इसलिए उन्होंने कहा हमें केवल बना के दिखा दो रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए ये मैंने बना दिया रियलाइजेशन अकाउंट। क्या प्रोसीजर रहेगी? जितनी भी एसेट्स हैं अदर देन फिक्टिशियस और कैश सारी ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। डेटर स्टॉक बिल्डिंग मशीनरी, तो डेटर स्टॉक बिल्डिंग मशीनरी। अमाउंट है 80 170 1 लाख एडी। लाइबिलिटी साइड में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पार्टनर्स के लोन बैलेंसेस पार्टनर के कैपिटल बैलेंस रिजर्व को छोड़कर सारी लाइबिलिटीज करेंगे ट्रांसफर। केवल एक ही है यहाँ पर तो क्रेडिटर, तो बाई क्रेडिटर 30,000। इसके बाद एसेट्स को बेचा जाएगा, पैसा हम करेंगे रिकवर। तो यहाँ कह रहा है एसेट्स बिकी को 4.5 लाख में एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यहाँ आएगा बाई कैश 4.5 लाख। यहाँ ब्रैकेट में चाहें तो लिख सकते हैं एसेट सोल्ड। हमने फिर पेमेंट किया है क्रेडिटर्स को 25,000 तो यहाँ आएगा टू कैश। यहाँ या तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं या लिख सकते हैं क्रेडिटर इस तरह से 25,000। और फिर एक लाइन और है कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन। कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन का मतलब जो एसेट्स बेची उसमें हमने किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया तो उसे कुछ कमीशन वगैरह देना है। उसने क्रेडिटर के घर घर जाके पेमेंट किया तो वहां भी उसको कुछ कमीशन बना। टोटल हमारा खर्चा आया 5,000। इस खर्चे को करेंगे कैश में पेड, तो यहाँ आएगा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। चलिए ये हो गया रियलाइजेशन कंप्लीट। टोटल देख लें तो मेरे पास एसेट्स थी 80 और 80 1,60,000 प्लस 1,70 3,30 और 1,00,000 4,30। 4,30 वाली एसेट्स मैंने बेची 4.5 लाख में 20,000 का ये फायदा हुआ। 30 वाले क्रेडिटर को पेमेंट किया 25 में तो 5 का ये फायदा हुआ। 5 का ये फायदा हो गया कैंसिल। तो अल्टीमेट मुझे यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है 20,000 का। तो आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल 20,000। एक बार और कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर से भी। 4,60 ये आ रहा है 4,80 आ रहा है बिल्कुल। यहाँ आ रहा है डेबिट साइड में टू पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट है 20,000। डिवाइड कर देंगे जितने भी पार्टनर है
इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 में शायद, बिल्कुल। विक्रांत तो आ जाएगा 667 और 13,333। चलिए, बहुत लिबरल बोर्ड है, एक प्रैक्टिकल एक थियोरेटिकल क्वेश्चन देती है ताकि सारे बच्चे पास हो सकें। इसमें एक्सप्लेन द टाइप ऑफ डिसोल्यूशन, तो डिसोल्यूशन के अलग अलग टाइप में, फॉर्म के डिसोल्यूशन के। तो सर यहाँ पे अगर केवल लिखता एक्सप्लेन द टाइप ऑफ डिसोल्यूशन, फिर क्या करते हैं हम लोग, तो वहां पर आपको पहली प्रायोरिटी डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म वाले क्वेश्चन को ही देनी है। या फिर आप लोग मार्किंग स्कीम में देख सकते हैं किस चैप्टर से 3 नंबर का आना था। चलिए, फॉर्म के डिसोल्यूशन क्या टाइप्स हैं। फॉर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है ऑर्डर ऑफ कोर्ट के थ्रू, वॉलंटरी डिसोल्यूशन हो सकता है, या फिर एट विल है। अलग अलग टाइप के डिसोल्यूशन है, कोर्ट कब कब डिसीजन देगा, या फिर कोई एक पार्टनर है, उसके अलावा बाकी सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, इनसेन हो गए, तो वहां पर फॉर्म को हमें डिसॉल्व करना होगा। अलग अलग हमें 3 नंबर का क्वेश्चन है, एटलीस्ट 3 टाइप्स तो एक्सप्लेन करने होंगे। चलिए, नंबर नेक्स्ट, एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकालना क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाना है, फर्नीचर अकाउंट और बनाना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में जिन बच्चों को नहीं आता वो बेचारे बिल्कुल नहीं कर पाते। अदरवाइज बाकी के में तो वो फॉर्मेट बना लेते हैं। इस तरह क्वेश्चन बहुत जरूरी है बच्चों के लिए पेपर में आना। तो ये आ गया मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और एक मेरा आ गया फर्नीचर अकाउंट। याद रखें, जब भी मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया होता है, एसेट्स अकाउंट हमेशा बनेगा कॉस्ट पे, एसेट्स अकाउंट की हमेशा दी होंगी मुझे कॉस्ट। तो ओपनिंग वैल्यू एसेट की है 2 लाख, क्लोजिंग है 2.5 लाख। ओपनिंग वैल्यू को लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग को लिखते हैं बाई बैलेंस सीडी। ये आ गया मेरा ओपनिंग और क्लोजिंग। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ओपनिंग है 30,000, क्लोजिंग है 50,000। ये आ गया बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये आ गया टू बैलेंस कैरेट डाउन। ये मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस कर दिए प्लेस। एडजस्टमेंट कहता है नीचे, ड्यूरिंग द ईयर हमने 20,000 वाली कॉस्टिंग का फर्नीचर बेचा, जिसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 10,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो हमें उस फर्नीचर में यहां से 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन निकाल के पहुंचाना होगा। एंट्री होगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट DR2 फर्नीचर, अमाउंट आएगा 10,000। यहां पर आ जाएगा बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, वो भी मेरा 10,000। चलिए, अब उस फर्नीचर में और कोई जानकारी कर लें। फर्नीचर था 20,000 का, 10,000 का लग गया डेप्रिसिएशन, वैल्यू लगी 10,000, बेच दिया साथ में, तो अल्टीमेट लॉस हुआ 3,000 का। एंट्री होगी कैश अकाउंट DR या बैंक अकाउंट DR, बाई बैंक जिस रेट पे बेचा, बाई लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3,000। इस अकाउंट में ध्यान रखें, डेप्रिसिएशन केवल तब कॉस्ट होता है जब एसेट्स को बेचा जाएगा। इनकेस अगर मैंने नहीं बेचा कभी भी, तो इस अकाउंट में डेप्रिसिएशन कभी नहीं आने वाला। चलिए, तो मेरा बैलेंसिंग फिगर यहां आएगा, जो इस साल का डेप्रिसिएशन है। ओपनिंग था 30, क्लोजिंग है 50, 10 का हमने एलिमिनेट कर दिया फिर भी, तो यहां पर इस साल का डेप्रिसिएशन है 30,000। ये हो गया अकाउंट क्लोज। इस जगह मेरे पास फर्नीचर था 2 लाख का, इस 2 लाख में से मैंने 20,000 वाला फर्नीचर बेच दिया, तो फर्नीचर क्लोजिंग आना चाहिए था 1,80,000 का, आ रहा है 250। इसका मतलब मैंने फर्नीचर परचेज किया होगा। तो टू बैंक कितना बैलेंसिंग फिगर 70,000, या फिर आप लोग टोटल करके बाद बैलेंस निकाल सकते हैं। मुझे क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, डिमांड था बताइए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश का फ्लो कितना होगा। तो यहां इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का बनाना होगा फॉर्मेट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले परचेज ऑफ फर्नीचर, कैश का आउटफ्लो 70,000। सेल ऑफ फर्नीचर बेचा कितने में 7,000, तो कैश का इनफ्लो, तो आउटफ्लो है 70,000, इनफ्लो है 7,000, अल्टीमेट कैश का है नेट कैश आउटफ्लो 63,000 का। उम्मीद करता हूं आपको बातें मेरी समझ में आ रही। चलिए, इसमें दूसरा क्वेश्चन,
अब आरबीएस की हमारी बातें सुन ली कि एक प्रैक्टिकल एक थियोरटिकल, तो इस बार दोनों ही प्रैक्टिकल। क्या क्वेश्चन है? कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमें निकालना है कैश फ्लो। प्रॉफिट गिवन है साल 2024-25 का 15,000 आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन 5,000। फिर फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन है ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ट्रेड पेबल, इन्वेंट्रीज, कैश इन बैंक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस। चलिए मेरा जरा प्रीपेड एक्सपेंस देख लेता हूं कितना है अमाउंट। ये मेरा 1500, ठीक है। मुझे निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। याद रखें जब भी हम कैश फ्लो बना रहे हैं तो कैश फ्लो में मुझे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कहीं ना कहीं पहले फॉर्मेट बना के रखना पड़ेगा, तब फिर जाके मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो एडजस्ट मेरा आ गया पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसके बाद एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, जिसमें मैं सारी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम लिखूंगा। फिर इसके बाद मैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस ही करूंगा एडजस्टमेंट। मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन था 15,000 का, ये आ गया मेरा 15,000। मुझे वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट भी करना है, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। चलिए फिर आइटम है डेप्रिसिएशन है, यह है नॉन कैश आइटम, इससे मेरा प्रॉफिट कम हो गया लेकिन कैश कम नहीं हुआ। डेप्रिसिएशन से मेरा प्रॉफिट कम हुआ लेकिन कैश कम नहीं हुआ, तो यहां पर मुझे ये करना होगा ऐड। तो डेप्रिसिएशन मेरा अमाउंट आया 5,000। डेप्रिसिएशन के बाद एडजस्टमेंट कहता है सबसे पहला ट्रेड रिसीवल मेरी करंट एसेट है। ये करंट एसेट्स पहले थी 12,000, अब हो गई 14,000। करंट एसेट्स बढ़ गई। करंट एसेट्स क्यों बढ़ी? मैंने उधार माल बेचा डेटर्स को, उधार माल बेचने से मेरा प्रॉफिट बढ़ा लेकिन कैश नहीं बढ़ा, तो अल्टीमेट ये मुझे करना होगा माइनस। तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ये मैं करूंगा -2,000। इसके बाद जो अगला आइटम है वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये है मेरा एक नॉन कैश आइटम, पहले था 500 अब हो गया है 700, 200 रुपए से प्रोविजन बढ़ गए हैं, तो यहां लिखूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 200 रुपए के प्रोविजन बढ़े, नॉन कैश आइटम में प्रॉफिट कम हो गया लेकिन कैश कम नहीं हुआ। ट्रेड पेबल पहले से 12,000 अब हो गया 13,000। ट्रेड पेबल क्यों बढ़े? मैंने उधार माल परचेज किया, उधार माल खरीदेंगे, प्रॉफिट कम हो गया लेकिन कैश कम नहीं हुआ। अल्टीमेट एग्जिस्टिंग प्रॉफिट को बढ़ाना होगा, तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, अमाउंट है मेरा 1,000। नंबर नेक्स्ट। इसके बाद इन्वेंट्रीज ओपनिंग थी 4,000, क्लोजिंग है 5,000। इन्वेंट्री बढ़ने से मेरा प्रॉफिट बढ़ा लेकिन कैश नहीं बढ़ा, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ये मैं करूंगा वापस माइनस। इन्वेंट्री के बाद अगला आइटम कैश एट बैंक, पार्ट नहीं है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, ये है कैश फ्लो के सबसे आखिरी में आने वाला आइटम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो प्रीपेड एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 1,000 का 1,500, ये भी बढ़ा है और वो भी बढ़ा है 500 रुपए से। ये 500 हम करेंगे माइनस और एक 500 हम करेंगे प्लस। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम लोग करने वाले हैं माइनस, सॉरी प्लस, और इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस ये हम करने वाले हैं माइनस। हो गया सारा आइटम। 2,000 से ये बढ़ा, 200 से ये बढ़ा, 1,000 से ये बढ़ा, 1,000 से वो बढ़ा, वापस कैश एंड कैश में पार्ट है ही नहीं है, 500 से वो 500, ठीक है चलिए हो गए सारे एडजस्टमेंट। तो मुझे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम का एडजस्टमेंट करना है 5,200 से। ये मेरा आ गया प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 20,200। इसमें मैं एडजस्टमेंट करूंगा नॉन अपना वर्किंग कैपिटल का, तो 2,000 माइनस 1,000 माइनस 500 माइनस, ये हो गया 3,500 माइनस 1,500 प्लस, तो ये मेरा नेट 2,000 माइनस। तो मेरा ये आंसर आएगा 18,200।
ये मेरा आ गया नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। अगले क्वेश्चन में बात करें 17th में सेक्शन सी का, शायद ये आखिरी क्वेश्चन होना चाहिए। बिल्कुल 17 में कहता है मुझे निकालनी है 3 रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड और एवरेज पेमेंट पीरियड। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का मेरा फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड फॉर्मूला है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, और एवरेज पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाला जाए। मेरी सेल्स दे रखी है क्वेश्चन में 6 लाख की, ये दिया नहीं है, नगद है कि उधार है। मैं मान के चलूंगा ये पूरी की पूरी सेल्स है क्रेडिट, तो 6 लाख मेरी आ गई नेट क्रेडिट सेल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के लिए मुझे यहां पर बीआर गिवन है और ये लिखा है ट्रेड रिसीवेबल। मैं ये मान के चल रहा हूं राजस्थान बोर्ड यहां पर डेटर लिखना चाह रही थी, इन्होंने गलती से लिख दिया है ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि यहां पर तो मुझे चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये मुझे क्लोजिंग दे रखा है। बुक कहती है जब भी हमें एवरेज निकालनी है, क्लोजिंग वैल्यू दे रखी है, ओपनिंग मिसिंग है, तो मानते हैं जो क्लोजिंग है वही ओपनिंग है, अल्टीमेट क्लोजिंग ही एवरेज है। तो मुझे चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो ये मेरा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है, तो यही होगा एवरेज। लेकिन मैं मान के चल रहा हूं राजस्थान बोर्ड यहां पर लिखना चाह रहा था डेटर्स, तो मेरा डेटर्स 40,000। ट्रेड रिसीवेबल निकालने का फॉर्मूला होता है डेटर प्लस बीआर, तो 40 और 40 80, तो इसीलिए मैं यहां पर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल लिख रहा हूं 80,000। तो ये मेरा आ गया 7.5 टाइम्स। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो मेरा आ गया 7.5 टाइम्स। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बातें समझ रहे हैं। फिर निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो 365 में मैं डिवाइड कर दूंगा 7.5 का, तो 365 डिवाइड बाई 7.5 ये आएगा 48.67, ये आता है डेज में, अराउंड 49 डेज या 48.67 डेज। यहां पर राजस्थान बोर्ड ये भी कहता है कि हम 365 डेज की जगह 360 डेज भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप लोग चाहें तो यहाँ 360 दिन भी ले सकते हैं, तो 360 डिवाइड बाई 7.5, तो वहां मेरा एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 48 डेज। बच्चों की यहाँ पे क्वेरी आती है कि सर आपने तो बता दिया कि यहाँ डेटर है, राजस्थान बोर्ड क्या सोच रही है, तो हमें कैसे पता लगेगा राजस्थान बोर्ड ने क्या सोचा। मैंने तो ट्रेड रिसीवेबल पढ़ा था, मेरे सर ने ट्रेड रिसीवेबल ही पढ़ाया था और मैंने इसे ट्रेड रिसीवेबल ही माना। मुझे लगा राजस्थान बोर्ड चालाकी कर रहा है, बीआर अलग से दे रखा है और ये ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, बीआर पहले से ही ट्रेड रिसीवेबल के अंदर शामिल है, तो मैं तो ट्रेड रिसीवेबल मान के ही आंसर कराया। तो बच्चों आपका भी कहना सही है, तो आप 40,000 के करेंगे, आपका भी करेक्ट आंसर माना जाएगा। लेकिन मैंने जो बताया उस बातों को आप लोग ध्यान रखें। चलिए सर, इस जगह अगर मैं 365 से ही कराया हूं तो क्या गलत है? वो भी सही माना जाएगा, क्योंकि अजम्पशंस बहुत सारी हैं एग्जामिनेशन में। मैं जो अजम्पशन बता रहा हूँ बेस्ट अजम्पशंस मानी जाती हैं, अदरवाइज 365 से आप लोग कराएं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एवरेज पेमेंट पीरियड निकालना है, फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड पेबल। नेट मेरी क्रेडिट परचेज 3,50,000 डिवाइड बाई क्रेडिटर मेरा है 50,000 और बीपी मेरा है 30, ये हो गया 80। क्लोजिंग मेरा ट्रेड पेबल का फॉर्मूला होता है बीपी प्लस क्रेडिटर, 30 प्लस 50 80,000, तो इसमें डिवाइड करेंगे 80,000 का, तो मेरा आ रहा है 4.375 टाइम्स। ये मेरा आ गया ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। इसका डिवाइड कर देंगे 365 में, तो ये आ रहा है 83 डेज, 83.43 डेज। बिल्कुल, अगर 360 में डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ रही है 82.286 डेज। यहां पहले आपको प्रॉपर लिखना होगा फॉर्मूला, फिर निकालना होगा आंसर। अदरवाइज कुछ बच्चे ये कहें, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं कि सर प्रॉपर प्रेजेंटेशन दो, तो मतलब ऐसे बच्चों ने मेरे हिसाब से पूरे साल नहीं किया होगा, क्योंकि यहाँ बच्चे क्रैश कोर्स या फिर मॉडल पेपर की वीडियोस इसलिए देखते हैं ताकि उन्होंने जो आंसर किया है क्या वो सही है, क्या उन्होंने करेक्ट असम्पशंस फॉलो किए हैं, क्या उनका प्रेजेंटेशन सही है।
तो मैंने आपको बता दिया, जो बच्चे प्रेजेंटेशन चाहते हैं हमारा ऐप डाउनलोड करें, वहां आपको मैंने डिटेल में प्रेजेंटेशन दिया है किस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे, और मैंने आंसर आपको साथ साथ हर एक क्वेश्चन का बताते हुए जा रहा हूं। चलिए 17th में लिक्विडिटी रेशियोज दूसरा है। लिक्विडिटी रेशियोज क्या है? तो लिक्विडिटी रेशियोज एक तो है मेरा क्विक रेशियो, एक है मेरा करंट रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो जो एक ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विड पोजीशन बताएंगे कि अपनी ये लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटी को शॉर्ट टाइम में पे ऑफ कर पाएगा या नहीं। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। क्विक रेशियो को हम लिक्विड रेशियो एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। करंट रेशियो आइडियल जो है वो है 2:1 और लिक्विड रेशियो है 1:1। 18th क्वेश्चन, हमें इस बार एम एंड एन की बैलेंस शीट गिवन है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है और बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च 2022। आइटम गिवन है क्रेडिटर कैपिटल्स एसेट साइड में कैश डेटर स्टॉक और फिक्स्ड एसेट। क्या कहता है ये? 1 अप्रैल को ओ एडमिट हुआ फर्म में, ओ को मिलेगा 1/3 प्रॉफिट में हिस्सा, 50,000 रुपए लेकर आए अपनी कैपिटल के लिए, 30,000 लेकर आए अपनी गुडविल के लिए। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू अब हो गई 2 लाख। प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर्स का 5%। क्रेडिटर बढ़ाने हैं 10,000 से, हमें एंट्री पास करनी है। बहुत आरबीएससी लिबरल बोर्ड है, सीधा कहता है एंट्री पास करो, ज्यादा कुछ मत करो। एंट्री की बात करें, पार्टनर एडमिट हुआ है ओ, 50,000 और 30,000 लेकर आया, एंट्री होगी कैश अकाउंट डीआर या फिर बैंक अकाउंट डीआर 80,000 टू ओज कैपिटल 50,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000। प्रीमियम फॉर गुडविल को डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के बीच में, पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो, प्रीमियम फॉर गुडविल डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के सेक्रीफाइस रेशियो में। एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर टू एम्स कैपिटल टू एन्स कैपिटल, डिवाइड करेंगे 3:2 में, तो मुझे 30,000 डिवाइड करना होगा, 3:2 में आएगा 18,000 एंड 12,000। बिल्कुल, एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर टू एम्स कैपिटल 18,000 टू एन्स कैपिटल 12,000। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू अप करनी है 2 लाख। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू बुक्स में पहले से ही दे रखी है 1,50,000। एंट्री होगी फिक्स्ड एसेट अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो मेरा रिवैल्यूएशन है, यहां से प्रॉफिट आ गया 50,000। फिर मुझे प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर्स का 5%। डेटर मेरे पास है 30,000 का, यहाँ प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1,500 से। फिर डेटर सॉरी क्रेडिटर बढ़ाने हैं 10,000 से, एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू क्रेडिटर 10,000 से। तो यहां मेरा रिवैल्यूएशन में अमाउंट आया डीआर साइड 11,500, वहां मेरा सीआर साइड आया 50,000, तो मुझे प्रॉफिट हुआ नेट 38,500 रिवैल्यूएशन में। इस 38,500 के प्रॉफिट को करेंगे डिवाइड पार्टनर्स के बीच में, एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू एम्स कैपिटल टू एन्स कैपिटल। इसे डिवाइड करेंगे केवल और केवल उनके ओल्ड रेशियो में। ध्यान रखें यहाँ पे मैंने पार्टनर ओ जो गुडविल लेकर आया उसे ओल्ड रेशियो में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि दिया नहीं है पार्टनर्स का नया रेशियो, क्या क्या होगा दिया नहीं है। पार्टनर ओ ने अपना रेशियो किस पार्टनर से लिया, तो जब भी रेशियो के बारे में क्वेश्चन साइलेंट रहेगा हमेशा ओल्ड रेशियो ही माना जाएगा, न्यू ओल्ड रेशियो ही माना जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो। चलिए फिर कहता है गुडविल को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड है। तो गुडविल को निकालने के 4 मेथड है, अपने सिलेबस में केवल 3 ही डिस्कस करने हैं। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में 2 टाइप हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पर आपको हर एक फॉर्मूले के हर एक मेथड का फॉर्मूला प्रॉपर लिखना होगा। तो ये मैं आ गया हूं बातों ही बातों में सेक्शन डी में। सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, वापस एक प्रैक्टिकल एक थ्योरेटिकल। सेक्शन डी में अगला क्वेश्चन जो रहेगा शेयर से रिलेटेड और उसके अगला रहेगा डिबेंचर से रिलेटेड। चलिए सुमन लिमिटेड ने इश्यू किया 10,000 इक्विटी शेयर, 100 रुपए वाले हैं, 50% प्रीमियम है, मतलब 100 वाला शेयर हम लोग इस बार जारी करेंगे 150 में। 30 रुपए चाहिए एप्लीकेशन पर, 70 रुपए चाहिए अलॉटमेंट पर, और फर्स्ट कॉल पर 20 नहीं, यहां पर कुछ अमाउंट मिसिंग है। ये करा है 30 रुपए चाहिए अलॉट एप्लीकेशन में, 70 रुपए चाहिए अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पे चाहिए 20, सेकंड कॉल पे चाहिए 20, ये कितना हो गया 140, 70, 30, 100 और 40, 140। 10 रुपए में कहीं डिफरेंस है, तो सर क्या 10 रुपए हम तीसरी कॉल पे मंगाएं? आगे कुछ कह रहा होगा 10 रुपए के बारे में, तो कहता है क्या रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग मतलब 10 रुपए है, वो हम मांगेंगे वाइंडिंग अप पर। तो सर ये क्या है? ये है मेरा रिजर्व कैपिटल, जिसके हमें एंट्री पास नहीं करनी। एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हुई 18,000 शेयर्स के लिए,
एप्लीकेशन कंपनी ने 3000 कर दी रिजेक्ट। कंपनी को टोटल आई 18,000 एप्लीकेशन, जिसमें से हम शेयर्स जारी करेंगे केवल 10,000 ही। कंपनी ने 3000 एप्लीकेशन को कर दिया रिजेक्ट, कोई भी शेयर नहीं दिया। फर्दर एंड द मनी रिटर्न, उन्हें पैसा लौटा दिया। अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट ऑन प्रो रेटा बेस। एप्लीकेशन कितनी रह गई? 15,000। इन्हें कंपनी ने 10,000 शेयर कर दिए इश्यू, इन्हें कर दिए 10,000 शेयर जारी। चलिए, ये कहता है जो पैसा एक्स्ट्रा आएगा वो हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे। फर्दर पूरा पैसा आ गया, लेकिन राजेश अपना डिपॉजिट टाइम पे नहीं कर पाए। राजेश जिन्हें अलॉट हुए 60 शेयर, ही फेल्स टू डिपॉजिट अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी, और उनके शेयर फॉरफिट कर लिए फर्स्ट कॉल के बाद। क्वेश्चन की डिमांड है हमें पास करनी है एंट्रीज, और कहां तक पास करनी है एंट्रीज? मुझे एंट्रीज कहां तक पास करनी है देखता जाऊं मैं। ठीक है, बताया नहीं, हम तो पास करेंगे फाइनल कॉल तक। देखें मैं एंट्री करता हूं। सबसे पहले पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट दिया, 2 शेयर एप्लीकेशन, 18,000 मल्टीप्लाई बाई 18,000 मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन मनी पर शेयर, 18,000 मल्टीप्लाई 30। तो पहली एंट्री होगी 5,40,000 से बैंक अकाउंट दिया 2 शेयर एप्लीकेशन। अगली एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया 540, 2 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा? नंबर ऑफ शेयर इश्यूड मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन मनी पर शेयर, 10,000 मल्टीप्लाई 30, 3 lakhs। 2 बैंक रिफंड कितना कर रहे हैं? 3,000 का पैसा रिफंड करेंगे, 3,000 इंटू 30 मतलब 90,000। 3 लाख मैंने ट्रांसफर किया कैपिटल में, 90,000 रुपए मैंने किया रिफंड। अब मुझे एडजस्ट करना है रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? 5,000 एप्लीकेशंस का मुझे अभी भी 30 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख रुपए मेरे पास बचा हुआ है। वापस एक बार रिपीट कर देता हूं। मेरे पास 540 आया था, 540 में से मैंने 3 लाख एडजस्ट कर दिया एप्लीकेशन पे, 90,000 मैंने कर दिया रिफंड। मेरे पास बचा है ये रिमेनिंग, जो इस अमाउंट के इक्वल होना चाहिए, तो 1.5 लाख ही बचा है। अब 1.5 लाख को मैं अलॉटमेंट पर एडजस्ट करूं, तो यहाँ अलॉटमेंट की कॉल 70 रुपए की है, अलॉटमेंट मांगा जाएगा 10,000 पर 7 लाख, तो अलॉटमेंट का अमाउंट ज्यादा ही है, तो पूरा मैं एडजस्ट कर दूंगा अलॉटमेंट। तो मेरी दूसरी एंट्री हो गई है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया 540, 2 शेयर कैपिटल 3 लाख, 2 बैंक 90,000, 2 शेयर अलॉटमेंट 1.5 लाख। अगली एंट्री अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर अलॉटमेंट में ये कहता है 70 रुपए का आया अलॉटमेंट, इसमें प्रीमियम शामिल है। प्रीमियम कितना है? 50, तो कैपिटल कितनी होगी? 20। 70 रुपए कितने शेयर मांगेंगे? 10,000 शेयर पे, तो टोटल 7 लाख। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया 7 लाख, 2 शेयर कैपिटल 20 इंटू 10,000 2 लैक्स, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 50 इंटू 10,000 5 लैक्स। अगली एंट्री, मुझे अब अलॉटमेंट में चाहिए 7 लाख, पहले ही मेरे पास कितने रिसीव हो चुके हैं? 1.5 लाख। अब मुझे चाहिए कितने और? 5.5 लाख। अब मुझे 5.5 लाख और चाहिए, लेकिन ये कहता है राजेश जिनके पास 60 शेयर हैं, राजेश इनके पास है 60 शेयर, निकालना पड़ेगा कितने इन्हें, कितने के लिए अप्लाई किया होगा। तो मेरा जो प्रो राटा रेशियो था, प्रो राटा, वो कहता है 15,000 एप्लीकेशंस को हमने शेयर्स दिए हैं 10,000। अल्टीमेट मेरा प्रो रेटा रेशियो हो गया 15:10। मेरा प्रो राटा रेशियो 15:10। राजेश इनके पास 60 शेयर है, जिन्होंने अप्लाई किया है 90, तो राजेश ने अप्लाई किया हुआ 90 शेयर्स के लिए, कैसे निकाला वापस देख लें। जिन्होंने अप्लाई किया था 15,000 के लिए, उन्हें कंपनी ने 10,000 शेयर्स दी। अप्लाई जिन्होंने किया 15 के लिए, उन्हें मिले 10। अब राजेश को मिले हैं 60, तो 60 10 के इक्विवेलेंट है, 15 की वैल्यू आई 90। तो अल्टीमेट राजेश ने 30 शेयर्स पर पहले ही कंपनी को 30 रुपए, 30 रुपए कहां से आई? एप्लीकेशन मनी एडवांस में दे दी 900, एप्लीकेशन 30 रुपए की है, तो कंपनी को राजेश ने पहले ही 900 रुपए दे दिए एडवांस में। अब कंपनी ने इनसे 60 शेयर्स पर अलॉटमेंट के 70 के हिसाब से 4200 मांगे, लेकिन राजेश ने देने से मना कर दिया पैसा, तो राजेश का कॉल्स इन एरियर आएगा 3300। 4200 मांगे, 900 पहले आ चुके हैं, तो 3300 नहीं आएंगे। अब एंट्री की बात करूं, जो मैंने
एंट्री में पैसा रिसीव करूंगा। तो एंट्री तो मेरी होनी है बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट। एंट्री तो ये होनी है आमतौर पे, लेकिन जो होल्डर पैसा नहीं देगा उसका अमाउंट हमें ट्रांसफर करना होगा कॉल्स इन एरियर में। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट। कंपनी अलॉटमेंट पर मांग रही थी 70 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर पे 7 लाख। 7 लाख में से 1.5 लाख पहले ही आ चुके हैं, हमें कितने चाहिए और 5.5 लाख। 5.5 लाख में से 3300 नहीं आएंगे, तो अल्टीमेट कंपनी रिसीव करेगी 5,46,700। चलिए, ये मेरी बात हो गई अलॉटमेंट की। अब इसके बाद फर्स्ट कॉल कंपनी मांगेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल 20 इंटू 10,000 2 lakhs। वापस राजेश से पैसा रिसीव नहीं होगा, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर कॉल्स इन एरिया अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल। राजेश से 60 शेयर्स पर पैसा रिसीव नहीं होगा, 20 के हिसाब से 1,200 रुपए नहीं आएंगे। कंपनी टोटल मांग रही है 2 लाख। कंपनी टोटल मांग रही है 2 लाख, इसमें से 1,200 नहीं आएंगे तो कंपनी को रिसीव होंगे 1,98,800। ये मेरी हो गई फर्स्ट कॉल की एंट्री। अब राजेश के शेयर फॉरफिट करने, शेयर फॉरफिट करने की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर। पहले तो पूरी एंट्री लिखी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर। अगर क्वेश्चन में प्रीमियम भी है तो वो प्रीमियम भी लिख लें, बाद में बात करेंगे कि कितना आया कितना नहीं आया। तो जो पैसा रिसीव हो चुका है वो ट्रांसफर करेंगे फॉर फ्यूचर में, जो रिसीव नहीं हुआ वो मैं ट्रांसफर करूंगा कॉल्स इन एरियर में। राजेश के पास शेयर है 60। 60 पर कंपनी ने जो अमाउंट मांगा वो जाएगा शेयर कैपिटल में। कंपनी ने मांगे 30, 70 और 20। 30 और 70 100 और 20 120। 120 में से 50 है प्रीमियम के, तो मैंने प्रीमियम काउंटर हटा दिया साइड में। तो कंपनी ने 70 इंटू राजेश के पास शेयर 60। वापस रिपीट कर देता हूं, कंपनी को चाहिए था एप्लीकेशन के 30, अलॉटमेंट के 70, लेकिन 70 में 50 रुपए प्रीमियम है तो इसलिए मैंने प्रीमियम कर दिया साइड में। तो यहां बचे 20, तो 30 प्लस 20 50, 50 और 20 70। राजेश से कंपनी ने मांगे 70 रुपए। राजेश ने कंपनी को अलॉटमेंट के 3300 नहीं दिए। अब यहां पे कहता है कंपनी मांग रही थी टोटल 4200, हमें बाइफरकेशन यहां करना पड़ेगा। 4200 में से राजेश के 60 शेयर पर 20 रुपए था अलॉटमेंट, तो 60 इंटू 20 1200 अलॉटमेंट का, और 60 इंटू 50 3,000 प्रीमियम का। और कितना नहीं आया, 4200 में से 3300 तो आया ही नहीं। तो अल्टीमेट सबसे पहले एडजस्ट करते हैं कैपिटल में, तो 1200 में से हमें 900 मिल चुके हैं, तो पूरा प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोगों ने कर दिया डेबिट। तो इनका जो हमें पैसा रिसीव हुआ था वो हमने पूरा फॉरफिट करेंगे। कितना पैसा रिसीव हुआ, इन्होंने कंपनी के पास अप्लाई किया था 90 शेयर्स के लिए, कंपनी को दिए थे 30 रुपए, तो कंपनी यहां फॉरफिट करेगी 2700। या फिर ये कह सकते हैं 60 इंटू 30 1800 एप्लीकेशन के, 900 अलॉटमेंट के, कंपनी ने कर लिए फॉरफिट। कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो अब देखें बैलेंसिंग फिगर हमारा डिफरेंस अमाउंट आना चाहिए, तो बैलेंसिंग फिगर निकाल दें, तो ये आएगा 4500। बैलेंसिंग फिगर तो आएगा 4500। अब मैं कैलकुलेशन के हिसाब से करूं तो मुझे अलॉटमेंट का नहीं आया 3300, प्लस कंपनी मांग रही थी फर्स्ट कॉल के 20 रुपए के हिसाब से 60 शेयर पर 1200, अल्टीमेट ये भी हो गया 45। तो ये मेरी बन गई एंट्री शेयर फॉरफिट करने की। इसके बाद कंपनी सेकंड कॉल मांगेगी। अब सेकंड कॉल मांगा जाएगा 9,000, 10,000 में से 60 तो हमने फॉरफिट कर लिए, तो सेकंड कॉल मांगेंगे 9,940 शेयर से। एंट्री होगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 9940 मल्टीप्लाई बाई 20, और फिर पूरा अमाउंट कर लेंगे रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। ठीक है सर। चलिए, इसके बाद कहता है एक और मेरा थियोरेटिकल क्वेश्चन, शेयर्स को इश्यू करने की क्या प्रोसेस है, एंट्री बताएं। जब हम फिक्स्ड एसेट के अगेंस्ट शेयर जारी कर रहे हैं तो शेयर इश्यू करने का प्रोसेस, पहले कंपनी को
सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ेगा, कौन कौन सी डिटेल्स अपनी बतानी पड़ेंगे, क्या प्रोस्पेक्टस कंपनी का इन्वेस्टमेंट फ्यूचर प्लान है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी जारी करेगी, क्या शेयर की प्राइसिंग रहेगी, क्या कंपनी का डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स के क्या एड्रेसेस हैं, कंपनी का प्रपोज्ड प्लान क्या है, ये सारा प्रोस्पेक्टस पहले सेबी से अप्रूव कराना होगा। अप्रूवल के बाद जनता में उस प्रोस्पेक्टस को इश्यू करेंगे, फिर जनता उसके लिए अप्लाई करेगी, एप्लीकेशन मनी कंपनी रिसीव करेगी, एप्लीकेशन के एक टाइम पीरियड के बाद चेक करेंगे क्या 90% वाली कंडीशन फुलफिल हुई है, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंडीशन फुलफिल हुई है तो शेयर्स इश्यू कर देंगे, इनकेस नहीं हुई है पैसा रिफंड करना होगा। ये पूरी प्रोसेस आप लोगों को लिखनी पड़ेगी। फिक्स एसेट के अगेंस्ट जब हम शेयर इश्यू करेंगे तो पहले फिक्स एसेट परचेज करने की एंट्री पास करेंगे, फिक्स एसेट अकाउंट डीआर टू वेंडर, फिर वेंडर को शेयर्स जारी करने की एंट्री पास करेंगे, अगर हम शेयर्स पार पे जारी कर रहे हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे जारी कर रहे हैं वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 19। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है राम लक्ष्मण लिमिटेड ने इश्यू किए हैं 1008% डिवेंचर्स, 1000 डिवेंचर है, 8% इंटरेस्ट रेट है, एक डिवेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपए, इस तरह से इश्यू कर रहे हैं। 30 रुपए एप्लीकेशन में चाहिए, 40 रुपए चाहिए अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग डिस्काउंट। अब देख लें यहाँ पर डिस्काउंट है इस क्वेश्चन में, फर्दर फर्स्ट कॉल पर है 20, 40 और 30, 90 और 40 और 30, 70 और 20, 90 है, डिस्काउंट कहां से आ गया फिर? इस जगह डिस्काउंट हो सकता है ये गलती से प्रिंट हो गया हो डिस्काउंट, अदरवाइज मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मान के चल रहे हैं डिस्काउंट नहीं है। 40 और 30, 70 और 20, 90 और 10, 100 एप्लीकेशन कंपनी के पास आई 2000 डिबेंचर्स के लिए, सारा कंपनी ने सभी को प्रो डाटा बेसिस पे कर दिया अलॉटमेंट। एक्सेस मनी जो रिसीव होगा वो हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के टाइम। ऑल एप्लीकेंट डिपॉजिटेड देयर अमाउंट, ठीक है, पैसा पूरा आ गया। सिंपल एंट्री यहाँ पे तो बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन 30 मल्टीप्लाई विद 2000 कुछ आएगा मेरे ख्याल से ये 60,000। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू 8% डिबेंचर टू डिबेंचर अलॉटमेंट, तो कंपनी 8% डिबेंचर में 1000 डिबेंचर के हिसाब से 30 रुपए करेंगे ट्रांसफर, और इतना ही ट्रांसफर करेंगे अलॉटमेंट में। फिर अगली एंट्री डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर 40 इंटू 1000, 40,000, 30,000 पहले आ चुका है, 10,000 और रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। फिर ऐसे ही फर्स्ट कॉल की एंट्री डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर 20,000, रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल की एंट्री डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया टू 8% डिबेंचर 10 मल्टीप्लाई 1000, 10,000, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल 10,000। बहुत सिंपल क्वेश्चन ये वाला। तो इसी में अगला डिबेंचर का मतलब क्या है और डिबेंचर के टाइप्स। डिबेंचर का मतलब है जब भी कंपनी पब्लिक से लोन लेती है तो उस लोन के अगेंस्ट कंपनी को एक एक्नॉलेजमेंट इश्यू करना पड़ता है, एक उसका पहचान इश्यू करनी पड़ती है। उस पहचान को, उस लोन को जो सर्टिफाई करने वाला डॉक्यूमेंट है उसे हम कहते हैं डिबेंचर। डिबेंचर के टाइप अलग अलग है, जैसे रजिस्टर्ड है, बीआरआर है, सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, रिडीमेबल है, इररिडीमेबल है, कूपन रेट है, या फिर नेट डिबेंचर है, और स्पेसिफिक प्लेस वाले डिबेंचर है, मतलब सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड वाले टाइप के डिबेंचर्स। तो ये डिबेंचर में आप लोगों को वापस रिपीट कर दूं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड एक शायद टाइप रह रहा है, फिर है स्पेसिफिक कूपन रेट और जीरो कूपन रेट या नेट डिबेंचर, फिर है रिडीमेबल और इररिडीमेबल डिबेंचर, फिर है कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, और एक है रजिस्टर्ड और बीआरआर डिबेंचर। ये हो गए मेरे सारे डिबेंचर टाइप। इसमें आप लोगों को एक या दो लाइन हर में लिखनी होगी, चाहे आप 4 नंबर का क्वेश्चन है तो केवल 3 ही लिख सकते हैं, वो भी बहुत है। ये बात थी मेरे आखिरी क्वेश्चन की। उम्मीद है आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। इनकेस आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए, सर क्या प्रेजेंटेशन रहेगी, उसके लिए हमारा ऐप एजुकेशन इनसाइट डाउनलोड करें। इनकेस आपकी कोई भी क्वेरी है, हो सकता है कहीं ना कहीं कोई मिसप्रिंट रही हो इस पेपर में, तो आप लोग वो भी कमेंट करें, मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक हम डिस्कस करने वाले अपने अगले लेक्चर्स में। आपकी तैयारी को और बेहतर से बेहतरीन करने के लिए जो हमारा क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन है, इसे आप जरूर परचेज करें। यहाँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये करंट ईयर के एग्जामिनेशन के लिए। तो इनकेस कोई भी आपके डाउट होता है, आप लोगों के पास नंबर है, स्क्रीन पर नंबर दिया भी हुआ है, उस पर इजीली आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर्स में। तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।